अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप लोग जानते होंगे कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा। लेकिन भाई ये फेज चेंजेस किस बला का नाम है? तो आइए पहले इसी को समझते हैं। बेटे फेज चेंज का मानी ये होता है कि जब भी आपकी कोई भी चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील हो जाए ना, इसको बोलते हैं फेज चेंज। नहीं समझे तो आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। आप फ्रिज में रखते हैं पानी को, वो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है, माए की हालत में होता है। लेकिन कुछ वक्फे के बाद वो क्या बन जाती है? बर्फ। बर्फ क्या होती है? सॉलिड नहीं होती। तो क्या हुआ? एक हालत से किसी दूसरी हालत में कन्वर्ट होगी। एक स्टेट क्या थी पहले? लिक्विड, बाद में क्या बन गई? वो सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं बेटे जी, ये किसकी एग्जांपल है? फेज चेंज की एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा भी अभी कि फेज चेंज क्या होती है? एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट में चेंज हो जाना, इसको बोलते हैं फेज चेंज। अब इस चैप्टर में हम इन दोनों चीजों को स्टडी करेंगे, मैटर की स्टेट्स को भी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें फेज चेंजेस को भी स्टडी करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैटर की 4 टाइप्स जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं वो कौन सी होती हैं? प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया? गैस के मॉलिक्यूल्स पे स्टडी करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सबसे पहली क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन बेटे क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप प्रेशर लगाए ना उनके ऊपर, तो प्रेशर अप्लाई करने पे उनके मॉलिक्यूल्स सिमट कर एक थोड़े से वॉल्यूम में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। देखिए बेटे यहाँ पे फर्स्ट करें, ये सारे एक कंटेनर में किसके मॉलिक्यूल्स है? गैस के मॉलिक्यूल है। आप क्या करते हैं? ऊपर से इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ पे आ जाएंगे? बिल्कुल बॉटम में नीचे आ जाएंगे और थोड़े से वॉल्यूम में खुद को समेट लेंगे। इस चीज को बोलते हैं कंप्रेस होना या कंप्रेशन। तो गैसेस की पहली खासियत इन साइंटिस्ट ने क्या देखी? कंप्रेशन। दूसरी क्या देखी बेटे उन्होंने? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंड कर जाना, फैल जाना। देखिए आप क्या करते हैं, किसी सिलेंडर में से अगर गैस को निकालते हैं या गैस कहीं लीक हो रही है तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे घर में स्मेल आ रही है। वजह क्या होती है? क्योंकि गैस क्या करती है, जितनी भी जगह उसको मिलती है ना उसमें फैल जाती है। इस चीज को बोलते हैं बेटे एक्सपेंशन। तीसरी प्रॉपर्टी उन्होंने पढ़ी डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन का आम अल्फाज में ये मतलब होता है कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से, यानी ऐसी जगह जहां पे किसी भी चीज की मिकदार क्या हो? ज्यादा हो, उस ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से किसी ऐसे एरिया में जाना जहां पे कंसंट्रेशन लो हो, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक हो गया। अब गैसेस में ये तीनों तरह की बेटी खसूसियात को जब उन साइंटिस्ट ने स्टडी किया ना, तो वो चाह रहे थे कि यार इसके पीछे वजह क्या है, आखिर गैसेस ऐसा क्यों करती हैं, वो कंप्रेस क्यों होती हैं, वो फैलती क्यों है, वो डिफ्यूज क्यों होती हैं। तो इसकी वजह ढूंढने के लिए ना उन्होंने क्या किया बेटे? एक अजम्पशन दी। अजम्पशन बोलते हैं अपनी तरफ से किसी भी चीज के बारे में कोई राय दे देना, फर्ज कर लेना कि भाई हो सकता है कि ये इसकी वजह हो। इन्होंने भी क्या किया? एक अजम्पशन दी, एक चीज को फर्ज किया, वो ये कि जो गैसेस है वो क्या होती हैं? विच आर कंटिन्यूअसली मूविंग रैंडमली। गैसेस कैसे मूव करती हैं? बेतरतीब हरकत करती हैं और मुसलसल हरकत करती हैं। मतलब ये, अगर यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है तो उसकी जो मर्जी है यहाँ पे जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, जहां वो चाहे जा सकता है। मतलब क्या कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो क्या करता है? रैंडमली बेतरतीब मूव करता है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटे इस अजम्पशन की आइडिया ने बुनियाद रखी एक नई थ्योरी की। उस थ्योरी का बेटे नाम क्या है? काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। स्टूडेंट्स, आज हम इसी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को आगे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटे, क्योंकि उन्होंने किस चीज को स्टडी किया था? गैसेस को। तो उन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले किसके लिए दी? गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए दी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के मुतालिक जो थ्योरी बनाई गई उसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब इसका ये है
कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, मुसलसल हरकत करते हैं बगैर तरतीब के और किसी सिमत की फैसले के बगैर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल जो होते हैं ना गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, किसी भी कंटेनर के दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं। जैसे बेटे यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा एक कंटेनर है जिसमें हमने गैस को भरा हुआ है। अब क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंटेनर की दीवारों के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा जनाब, जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे बेटे, तो उसमें होना क्या है, वो प्रेशर लगाएंगे। क्योंकि जैसे मैं बिलफर्ज इस बोर्ड मार्कर से अपने हाथ पे क्या करता हूँ, कोलाइड करवाता हूँ, इस बोर्ड मार्कर को अपने हाथ से कोलाइड करवाता हूँ, टकराता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरे हाथ पे प्रेशर लगाएगा। बिल्कुल उसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की दीवारों से, कंटेनर की वॉल से टकराते हैं तो वो भी क्या करते हैं बेटे, उसकी वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं। ये था इनका दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट था इनका कि जो कोलिजन होती है ना, जो गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, वो कौन सी है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मानी क्या है बेटे, कि जब ये कोलाइड होंगे तो इस दौरान कोलिजन की वजह से इनकी एनर्जी खारिज नहीं होगी, ना तो इनकी एनर्जी कम होगी यानी खारिज होकर बेटे कम होगी, ऐसा भी नहीं होगा, और ना ही इनकी एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये कि ना तो एनर्जी कम होगी ना ही इनकी एनर्जी बढ़ेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। लेकिन बेटे ये पॉइंट इनका गलत था, क्योंकि बेटे जब भी कोई चीज कोलाइड करती है तो क्या होता है, रगड़ खाती है ना वो आपस में। जब कोई चीज रगड़ खाए तो क्या होता है, उसमें से हीट एनर्जी खारिज होती है, तो क्या हुआ, एनर्जी तो खारिज होगी, तो फिर क्या होगा, एनर्जी का लॉस हुआ ना भाई। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो भाई उनमें से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये बात 100% दुरुस्त नहीं थी। इसी तरह बेटे अगली बात सुनिएगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस। बेटे ये लफ्ज जो है ना इंटर पार्टिकल फोर्स, ये आप लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है। कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3। बेटे वहां पे क्या पढ़ा था आप लोगों ने, वो फोर्सेस जो जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं, उन्हें हमने क्या कहा था, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। ये बेटे वही फोर्सेस है, क्योंकि मॉलिक्यूल ये पार्टिकल बात एक ही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटर पार्टिकल फोर्सेस की बात कर रहा है, इंटर मोलेकुलर फोर्सेस की बात कर रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके दरमियान इंटर मोलेकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर होती है। अब ये बात भी बेटे बाद में उसकी गलत साबित हो गई थी, क्योंकि बाद के साइंटिस्ट ने नोट किया कि जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो है ना उनके दरमियान भी वैन वाल फोर्सेस होती है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स होती है। तो ये बात भी बेटे इनकी गलत साबित हो गई थी बाद में। उसके बाद देखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसके बाद बेटे वो कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको पता है कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी और चीज के साथ, उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी चीज का, किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा बेटे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हरकत करना। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स को मिलेगी एनर्जी, एनर्जी के मिलने से उनकी हरकत क्या होगी, तेज होगी। तो मतलब ये कि आम अल्फाज में टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मॉलिक्यूल्स की हरकत तेज हो जाती है। ये बात बेटे उनकी ठीक थी, ये बात बाद में वेरीफाई हुई थी कि ये बात उन्होंने दुरुस्त की है। उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम फॉर ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर। बेटे यहाँ पे ये पॉइंट फिर से गलती वाला था इनका। इन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो वहां पे जितनी भी गैसेज है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है उसमें, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज क्या रहेगी, उसकी सेम रहेगी। लेकिन बेटे ये बात उनकी गलत थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो मैस पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो इसलिए इनका ये पॉइंट भी 100% दुरुस्त नहीं था। ठीक है बेटे, तो ये कुछ पास्टुलेट्स थे जो कि थ्योरी दी गई थी उन साइंटिस्ट की तरफ से जिन्होंने गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उसके पीछे रीजन तलाश करने की कोशिश की। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने ना सिर्फ गैसेस के लिए बल्कि बेटे उन्होंने लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए भी यही काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी प्रेजेंट की थी। तो आइए देखते हैं कि लिक्विड्स के लिए क्या क्या बातें की उन्होंने। कहा बेटे कि पार्टिकल्स क्या होते हैं,
क्लोज होते हैं। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स गैस के निस्बत करीब होते हैं। तो यही बात मैंने जहां पे की है कि जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह ये इतना दूर दूर नहीं होंगे, बल्कि काफी हद तक क्या होंगे, करीब होंगे। दूसरी बात, मूव इन ऑल डायरेक्शंस। दूसरी बात इन्होंने ये की कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, उनकी भी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती। थर्ड पॉइंट देखिए बेटे उनका कि उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये बातें इनकी ठीक थी, क्योंकि बेटे आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको जिस मर्जी बर्तन में डालें वो क्या होते हैं, उसी की शेप में आ जाते हैं। जैसे फर्ज करें आप पानी को बेटे गिलास में डालें, किसी और बर्तन में डालें, जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी की शेप के हिसाब से खुद को चेंज कर लेंगे, तो अपनी तो फिर कोई शेप ना हुई ना उनकी, तो मतलब ये कि उनकी फिक्स शेप नहीं है। इसी तरह पोजीशन भी क्या होती है, उनकी सेम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे वॉल्यूम। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है ना बेटे वो क्या होता है, फिक्स है। पता है क्यों? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, गैसेस की निस्बत कुछ ज्यादा होती हैं, तो वो उसको एक आजादाना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को नहीं घूमने देती है, इसलिए बेटे क्या होते हैं वो थोड़ा बहुत फिक्स होते हैं। इसलिए इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स है। मतलब ये कि जितनी जगह ये घेरेंगे वो फिक्स रहेगी। लिक्विड्स शो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। बेटे लिक्विड्स इनके मुताबिक तीनों तरह की मूवमेंट शो करते हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ट्रांसलेशन क्या होती है, एक सीधी डायरेक्शन में हरकत करना। दूसरी बात कौन सी बेटे? दूसरी है वाइब्रेशनल। अब ये क्या है बेटे, फर्स्ट करें एक पॉइंट है उसके इर्द गिर्द कोई चीज हरकत करती रहे, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। यानी कि क्या हुआ, वो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर दी, किसी और जगह पे शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि क्या है उसी जगह पे बेटे क्या कर दी है, वाइब्रेट करती जा रही है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तीसरी होती है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या होता है, किसी एक्सिस के गिर्द घूमना। ठीक है, लिक्विड्स इन तीनों तरह की बेटे मूवमेंट्स को शो कर रहे होते हैं। और उसके बाद बेटे सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। पहले बात उन्होंने बेटे ये की थी। दूसरी बात स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहने या इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहने, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोला उसने, तो जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं बेटे जी, फिक्स्ड पोजीशन पे, उनकी पोजीशन फिक्स है, उनकी जगह चेंज नहीं होती। ऐसा कभी आपने देखा है कि आज सॉलिड किसी एक जगह पड़ा हुआ है, कल किसी और जगह पे चला जाए? ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेटे इनके पार्टिकल क्या होते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और वाइब्रेशन में हमने अभी बात की थी कि वो सिर्फ इस हद तक हरकत कर सकते हैं, आगे किसी और पोजीशन पे नहीं जा सकते। इसलिए सॉलिड्स की पोजीशन क्या होती है बेटे, फिक्स होती है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, लिक्विड्स और गैसेस, ये दोनों स्टेट्स इस काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक तीनों तरह की मूवमेंट शो करते हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल भी, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। ठीक है बेटे, तो ये बातें बेटे आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसमें से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इन तीनों में से किसी के पास स्टूडेंट पूछ सकता है वो, और इन तीनों को बेटे एज अ लॉन्ग भी दे सकता है। तो आप लोगों ने इसको हर लिहाज से तैयार करना है। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।